हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों, जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 12 सीबीएसई को मैंने चला रखा था और इसमें लगभग लगभग मैं आपको जितने भी पार्ट कवर करा रहा हूँ सारे अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक भी यानी कि सिंगल टॉपिक भी मैं आपका नहीं कटाया, सारे की सारे। सर, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप किस बुक की हेल्प लेते हो, तो मैं आपको वीके ओरी और आपकी एनसीईआरटी और आपकी जो संदीप गर्ग है, ठीक है, ये सभी बुक्स मिला के मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है? तो इन्हीं के साथ मिलकर आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी जिसपे हम बातचीत करेंगे। ठीक, आज की हमारी हेडिंग है सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के दौरान हुए सुधार और अचीवमेंट, यानी कि जो सक्सेस मिली और जो सुधार हुए, ठीक है, उन सुधारों को ही आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या सक्सेस मिली और क्या क्या अचीवमेंट हुए हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो सबसे पहला अचीवमेंट हुआ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ी। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? अगर किसी देश के अंदर जो रेजिडेंशियल होते हैं, यानी कि देश के अंदर रहने वाले जो आदमी होते हैं, उनकी इनकम जो होती है, उन सभी की इनकम को हम क्या बोलते हैं? अगर एक आदमी की इनकम है, एक आदमी की इनकम को हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। सपोज करो, मैं बता रहा हूं आपको, अगर मेरी इनकम 8,000 रुपए, अगर मेरी इनकम 8,000 रुपए है और टोटल इंडिया की पॉपुलेशन 131 करोड़ है, तो 8,000 गुना 131 करोड़ कितनी बैठ जाएगी? जो जितनी आएगी ना निकल के, वो सारी सारी क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम मल्टीप्लाई टोटल पॉपुलेशन, ये निकल कर आती है आपकी क्या? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगर हम बात करें पैरल प्लानिंग, पैरल प्लानिंग की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में क्या था? पैरल प्लानिंग के दौरान 0.5%, 0.5% यानी कि 0.5% पर एनम थी, इतनी कम थी। स्टार्टिंग में हमारी जो नेशनल इनकम थी कितनी थी? 0.5% थी, जो पर एनम थी, यानी कि पर एनम। तो नेशनल इनकम को हम कहीं में बताते हैं, नेशनल इनकम को हम पर एनम में बताते हैं। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में यानी कि 1947 से पहले, 1947 से पहले, आजादी से पहले भारत की जो नेशनल इनकम थी वो 0.5% थी, और इसी को हमने बोला स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी कि कैसी? जिसकी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा कम हो और ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो रही हो, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। समझ रहे हो? मैंने आपको पढ़ाया था ना पार्ट नंबर फर्स्ट में, स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होता है। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी होती है ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ तो हो, केवल और केवल नाम की ही ग्रोथ हो, यानी कि कुछ ग्रोथ ना हो, ना के बराबर हो, एक लिटिल ग्रोथ, बहुत ही कम ग्रोथ हो। समझ रहे? ये भी नहीं सर हो ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ग्रोथ तो हो लेकिन बहुत ही थोड़ी हो, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। और उस टाइम पर ग्रोथ कितनी होती? 0.5% हमारी क्या थी? नेशनल इनकम थी। उसके बाद अगर बात करें फर्स्ट टारगेट, जब हमने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग का जो टारगेट रखा गया था, उसके अंदर कितनी आई निकल के? 2.1% है। कितनी थी? 2.1% थी। और हमने सुधार किया अचीव कितने की? हमने 4.6% है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या थी? 0. जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ तब कितनी थी? 0.1%। और कंप्लीट होने के बाद में कितनी हुई? 4.6%, यानी कि 4.6%। यानी कि कितना सुधार हुआ? अचीव को बोलते सुधार। उसके बाद 12th, यानी 12th का मीन्स होता है 12। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12th 5 ईयर प्लान सॉरी 12th 5 ईयर प्लानिंग का जो टारगेट था वो 8% था, और अचीव कितना कहेगा? यानी कि 6.7%। समझ रहे हो? टारगेट कितने का रखा था? टारगेट 8% का रखा था हमने, लेकिन हुई कितनी? तो अचीव हुआ 6.7%। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो होती है प्रति व्यक्ति आय, यानी ठीक है, यानी कि नॉर्मल सा एवरेज एक आदमी एक साल के अंदर कितने रुपए कमाता है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम जो होती है पूरे ईयर की निकल कर आती है, समझ रहे? और ये भी पर एनम में ही पेश की जाती है। तो ध्यान रखना, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक साल के अंदर एक आदमी कितने रुपए कमाता है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम उसकी। तो फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो फर्स्ट प्लानिंग यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला था, उसके अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो पर कैपिटा इनकम 2.7% थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 12th, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, यानी कि 12th 5 ईयर प्लानिंग में कितनी थी? तो 12th 5 ईयर प्लानिंग में 5.3% थी। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी थी? 2.7 क्या थी हमारी? पर कैपिटा इनकम। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली हुई है उसमें कितनी है? 5.3, यानी कि 5.3 है अब।
उसके बाद अगर हम बात करें हेडिंग नंबर 30 की, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बचत और खपत, ठीक है, बचत और इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसकी प्लानिंग कब, यानी उसका दौर कब शुरू हुआ, ठीक है, सेविंग करने का दौर कब शुरू हुआ और इन्वेस्टमेंट करने का कब दौर शुरू हुआ। तो यहाँ पे सेविंग की अगर बात करें तो सेविंग यानी कि टारगेट, जो सेविंग थी, सेविंग की अगर बात करें स्टार्टिंग में कितनी 9.5% जो अमाउंट था वो सेव करके रखेगा। और लास्ट की अगर हम बात करें यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी जो सेविंग थी हमारी, स्टार्टिंग में जैसे ही भाई 1947 में लेके और जब 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग लॉन्च हुई, तो जैसे ही अप्लाई हुई ना पहली प्रथम यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, उस टाइम पे हमारी जो सेविंग थी वो कितनी थी 9.5% थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर सेविंग कितनी थी 9.5%। उसके बाद अगर बात करें 12th यानी कि लास्ट की, तो 12th 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितनी हुई 31.3%। और इसको क्या बोलेगा नेशनल इनकम, यानी हमारी नेशनल इनकम की, जो हमारी नेशनल इनकम है, हमारी नेशनल इनकम की अब 31.3 यानी कि 31.3% क्या है सेविंग के रूप में लोग बाग जमा करके रखते हैं। कितनी जो भी हमारी नेशनल इनकम है यानी पूरे देश की जो इनकम है उस इनकम का कितना 31.3 यानी कि 31.3% पैसा लोग बाग सेविंग करके रखते हैं। उसके बाद पहले कितने कर रहे थे आजादी के टाइम पे या फिर 1951 तक, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 9.5 यानी कि 9.5% टोटल किसका, टोटल इनकम का 9.5% लोग पहले जमा करते थे। अब बढ़ के कितना हुआ 31.3%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्ट क्या होता है लगाना, मतलब पैसे लगाना। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां, यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कितना था 9.3%, इन्वेस्टमेंट कितना था भाई 9.3%। और 12th 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बढ़ गया, तो ये हुआ 33.3 यानी कि 33.3%। और किसके, ये जीडीपी का, यानी कि हमारी जीडीपी का जो 33.3% है यानी कि 33.3% हमारी जीडीपी का क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, यानी हमारी जीडीपी के अंदर 33.3% पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें जो हमारी टोटल नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम के अंदर 31.3% क्या है सेविंग है, ये भी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आराम से। उसके बाद है 4th नंबर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजी चेंज इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन का मतलब है संस्थाएं और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि संस्थाओं और ज्ञान, ठीक है, इनमें भी बदलाव किया गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए, बहुत सारी टेक्निक्स लोगों के सामने लाई गई। और कहा चेंज इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसके अंतर्गत क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड की गई इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने दो चीजें बनाई, एक तो क्या, एक तो इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं। आज के टाइम अगर आप देखते हो, अगर आप 10th के बाद में एग्रीकल्चर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज करना चाहते हो तो आपको एग्रीकल्चर साइड अलग मिलती है ना एग्रीकल्चर साइड, तो एग्रीकल्चर साइड अलग मिलती है। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए अभी इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन द एग्रीकल्चर ये किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई गई। क्या क्या, एक तो इंस्टीट्यूशन और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी। इसी के 2 पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार। जो लैंड रिफॉर्म्स है तो लैंड रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशन के अंदर आएगा, लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। यानी कि लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हम जिस खेती को यूज करते हैं, हम उसकी मिट्टी को भी चेक कराते हैं ताकि उस मिट्टी का पीएच वैल्यू कम है, पीएच वैल्यू ज्यादा है, वो एसिड वो मिट्टी एसिड वाली मिट्टी है, एसिड वाली नहीं है, ठीक है, उसमें हम किस किस चीजों की क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर किस किस चीजों का कर सकते हैं, हम उसमें कौन सी खेती कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हमें कौन बताता है, वो बताता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार हुआ और सुधार होने के तरीके क्या हुए, भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर जो बीमारियां थी, जो रोग वगैरह लगते थे वो फिर फसलों को बर्बाद करते थे, तो उन सभी की जानकारी देने के लिए क्या लैंड रिफॉर्म्स बनाया गया, यानी कि भूमि सुधार लागू किया गया और जो कि इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। ये भाई भूमि सुधार के बारे में कौन बताओगा, एग्रीकल्चर से संबंधित इंस्टीट्यूशन ही तो बताएगा ना, वो ध्यान रखना। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो नई नई तकनीक होती है, नई नई तकनीकों को विकसित करना, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई टेक्निक लेकर आना। ठीक है, जैसे पहले क्या था, पहले हम लोग अगर स्प्रे वगैरह करते थे बीमारियों की, जैसे छिड़काव होता है दवाइयों का,
खेत में अंदर स्प्रे वगैरह करते थे, तो पहले जो मशीन थी वो मशीन अब क्या हुआ, मशीन पहले कंधे पर रखकर चलानी पड़ती, यानी कि कमर पे बांधी जाती वो, उसके बाद में चलानी पड़ती थी। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमने टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए और अपने शरीर को देखते हुए, ठीक है, क्या क्या जो मशीनें होती है वो इंजन वाली मशीनें आ गई। अब वो क्या होता है, पहले अगर आदमी 4 घंटे में स्प्रे करता था, अभी वो आदमी आधे घंटे में स्प्रे कर रहा, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, ट्रैक्टर वगैरह की भी मशीनें आ गई, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस पाइप लेकर रहना पड़े अंदर, ठीक है। ये तो इनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्ड, ठीक। ये पहले क्या था, पहले लोग बाग हाथों से गेहूं काटते थे, यानी कि हाथों से कटाई होती थी ना गेहूं की, लेकिन अब क्या हुआ, अब हार्वेस्टर आ गया। हार्वेस्टर का मींस क्या होता है, हार्वेस्टर कैसी एक मशीन होती है, हार्वेस्टर वही काटती है, वही भूसे को अनाज से अलग करती है, वही अनाज को साफ करती है, सारी चीज वही करेगी, यानी कि हार्वेस्टर। तो ये क्या है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपका ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो ग्रोथ एक तो होता है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, एंड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग चीजें, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग चीजें आगे, यानी कि अलग अलग चीजें, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग टेक्निक्स, वो सारी चीजें होती है डाइवर्सिफिकेशन। तो ग्रोथ यानी कि ग्रोथ करने के लिए क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग इंडस्ट्रियां लगा दी। ये नहीं कि मतलब एक इंडस्ट्री लगाई भारत में आयरन की तो सबने आयरन की इंडस्ट्रियां लगा दी, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग, सब कुछ अलग अलग। भाई किसी ने रबड़ की फैक्ट्री लगाई, किसी ने जूते की फैक्ट्री लगाई, किसी ने चमड़े की फैक्ट्री लगाई, किसी ने केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्री लगाई, और किसी ने लोहे की, किसी ने कॉपर की, किसी ने केबल्स बनाने की। तो यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने मिलकर ग्रोथ जो है ग्रोथ बढ़ाई, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड की। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझिए ना, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग फैक्ट्रियां, अलग अलग चीजों की, उनको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और जब इतनी सारी फैक्ट्रियां अलग अलग प्रोडक्शन करेंगी, अलग अलग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगी, तो बहुत सारा प्रोडक्ट बाहर जाएगा, तो उससे क्या होगा, बाहर जब विदेशों में वो बिकेगा तो पैसा भी आएगा, जब पैसा आएगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी, समझ रहे हो। एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। बात करेंगे उसके आगे। तो यहाँ पे लिखा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन समझ गए ना, यानी कि अलग अलग फैक्ट्रियां, सब अलग अलग। उसके बाद में 7% पर एनम, यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में केवल और केवल 7% पर एनम था, इंडस्ट्रियां केवल 7% पर एनम ही इनकम करती थी। लेकिन अब अगर हम बात करें नव 10th लॉन्गेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो इंडियन इकोनॉमी जो है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रियल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यानी कि जो फैक्ट्रियों के मामले में अगर देखा जाए तो भारत फैक्ट्रियों के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट कंट्री है। यानी कि भारत पूरे विश्व का 10वां ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, समझ रहे ना। सर फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे मेरे भाई यूएसए है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या है, मैंने बताया कि नव 10th लॉन्गेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व की 10वीं ऐसी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है जिसमें सबसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यानी कि भारत ऐसा 10वां देश है जिसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और पहला मैंने बता दिया आपको यूएसए, दूसरा चाइना है, ठीक है। उसके बाद है 6 इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मतलब सोसाइटी के लिए, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक के लिए क्या क्या होने लग रहा है। तो देखो आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर का मतलब है, आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि इसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, नए नए एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि इसके मतलब कंप्यूटर का वर्क होता है सारा का सारा। और आईटी सेक्टर इंडिया में विकसित हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, ठीक है, डेवलप हो रहा है इंडिया में। इंडिया सबसे आगे है अगर देखे जाए आईटी सेक्टर के मामले में। सर क्यों है, इसीलिए है मेरे भाई क्योंकि इंडिया में ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, यानी कि बेरोजगार लोग ज्यादा है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जो फॉरेनर कंट्री है, आईटी की जो कंट्री है विदेशों वाली, वो इंडिया में आती है और इंडिया में उन बेरोजगार युवाओं को काम देती है। जैसे टिकटॉक, सबसे ज्यादा यूजर कौन है टिकटॉक के, इंडिया वाले हैं, ठीक है। फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर किस देश के हैं, वो भी इंडिया वाले हैं। व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर किस देश के हैं, वो भी इंडिया वाले हैं। टेलीग्राम के सबसे ज्यादा यूजर किस देश के हैं, वो भी इंडिया वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारों की इतनी ज्यादा भीड़ है। अगर देखो आपने स्टार्टिंग में गूगल पे चलाया होगा, पेटीएम चलाया होगा, तो जब आप गूगल पे से कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो अदर अकाउंट में, तो वहां से आपको कैशबैक मिलता है, यानी 50 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, वो इनकम होती है। उसी इनकम के बेस पे वो कहाँ सक्सेसफुल होगी, वो सक्सेसफुल इंडिया में ही तो होती है, क्योंकि एक तो रोजगार नहीं है और ऊपर से इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, समझ रहे। इसलिए आईटी सेक्टर इंडिया में सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद है दूसरे नंबर पर रेलवे। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे एक प्राइवेट कंपनी है, मैं बताऊं कंपनी प्राइवेट है लेकिन अंडर गवर्नमेंट की है।
अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार यानी कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवे ही देता है। इंडियन रेलवे के बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह है और इसके डिपार्टमेंट भी, बहुत रेलवे बोर्ड है अलग से। तो इसका मीन्स है इंडिया में रेलवे जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे है एम्प्लॉयमेंट देने में। उसके बाद है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन की अगर बात करें, पावर जनरेशन का मतलब होता है शक्ति उत्पादन यानी कि विद्युत उत्पादन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यानी कि पावर जनरेशन के मामले में 1950 के टाइम पर कितनी 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे हम, यानी कि 1950 में हम लोग 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर हमने कितनी 33,816 मेगावाट प्रोडक्शन किया। यानी 2019 में हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया 33,861 मेगावाट प्रोडक्शन किया। समझ रहे हो सर कहां से बढ़ती है, इसके अंदर कौन सी हाइड्रो पावर आएगी, इसके अंदर थर्मल पावर आएगी, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर और बहुत सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, इन सभी को मिला के तो टोटल कितनी है 33,861 मेगावाट। उसके बाद में है डेथ रेट। अगर डेथ रेट की बात देखी जाए, डेथ रेट का मतलब होता है मृत्यु दर, यानी कि कितने आदमी मरते हैं एक साल में 1000 में से। तो यहाँ पर लिखा डेथ रेट की बात है 1951 में कितने थे पर 1000 कितने थे 27 आदमी, ठीक। और अब अगर हम अब बात करें तो अब कितने हैं, तो अब है 6.4, ठीक है, परसेंट। यानी कि उस टाइम पे कितने थे केवल और केवल 1000 में 27 आदमी मरते थे 1951 में, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के टाइम 5 ईयर प्लानिंग के टाइम पे 27 आदमी की मौत होती थी 1000 में से। और अब कितनों की हो रही, अब 1000 में से 6.4 की हो रही। उसके बाद में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एवरेज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कितना है, यानी कि जीवन जीने की जो एवरेज एज है, जीवन जीने की जो एवरेज जो एज है उसको, यानी कि 1951 में कितनी थी 1951 में लोग बाग केवल 32 ही साल जीते थे, यानी कि 1951 में लोग बाग कितने जीते थे 32 इयर्स ही जी पाते थे। मैं ये नहीं कह रहा सभी 32 जीते थे भाई, नहीं, मतलब एवरेज एक एज है 32। उसके बाद 2015 में अगर बात करें 2015 में 68 होगी, यानी कि 1951 में लोग बाग 32 साल जीते थे एवरेज औसतन, और 2015 में 68 साल के, ठीक है, 68 साल के बाद मृत्यु होती। किसी का ऐसा नहीं है कि मतलब सब के सब 68 में, किसी का हार्ट अटैक वगैरह आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कैंसर वगैरह हो जाए, ठीक है, और तरह तरह की बीमारियां हैं, ठीक है, दमा, टीबी, ये सारी, तो इनसे पहले भी मौत हो सकती है, जरूरी नहीं, इसलिए आप बच कर सावधान रहे, सचेत रहे, ठीक है। मास्क वगैरह लगाए, मैं तो लगाता नहीं लेकिन आप जरूर लगा लिया करो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7, सर आप क्यों नहीं लगाते, रीजन है मैं क्यों नहीं लगाता भाई साहब, मुझे अच्छा नहीं लगता सर, अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, ठीक है, बस लगता ही नहीं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है, इसलिए चलो शायद छोड़ो, कोई बात नहीं। हेलमेट लगा रहता है सिर्फ 24 घंटे, तो हेलमेट का मतलब मास्क ही होता है, वो तो ओरिजिनल वाला मास्क हो ना। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, 7 पॉइंट आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। एम्प्लॉयमेंट रोजगार की अगर बात करें तो 12th 5 ईयर प्लान गेट टारगेट, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत टारगेट रखा गया 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि 50 मिलियन रोजगार प्रोवाइड करने का। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 50 मिलियन रोजगार पैदा करने का टारगेट रखा गया। हुआ कहीं नहीं हुआ मेरे भाई, नहीं हुआ, पता नहीं लगा 50 मिलियन थोड़े नहीं होते, 50 मिलियन बहुत होते हैं। 50 मिलियन का मतलब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लिमिटेड सेक्टर, तीनों सेक्टर में 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट, ठीक है, हुआ ही नहीं कहीं। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब आप समझते हो, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत दो ही चीज आती है, एक तो इंपोर्ट, एक एक्सपोर्ट। ये तो 1948 से लेकर 1949 तक, 1948 से लेकर 1949 तक कितने, तो यहां पर अगर हम देखें तो 792 करोड़ रुपए का जो है ट्रेड किया गया, यानी कि 792 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। कब 1948-1949 में। अगर हम 2016-17 की बात करें, ठीक है, तो 1948 और 1949 के टाइम की कंपेयर करें अगर हम 2016 एंड 2017 से, तो कितना होगा 40,31,719 करोड़। तो इसका मतलब कितना अधिक है भाई, 48-49 में कितना था 792 करोड़ केवल, और 2016-17 में कितना हुआ 40,31,719 करोड़। सर आपने ये क्या लिखा है, ठीक है, ये डाटा है, डाटा की सहायता से आप लोग थ्योरी बना सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को याद करना, ठीक है। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अपनी कॉपी में रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरी नहीं पढ़ती, आप अपनी बुक की लैंग्वेज पढ़ लेना। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बता किसको कैसे ग्रोथ मिली, एक बार समझ लेते हैं। नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई,
ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम बढ़ी, पहले कितनी थी 2.7, अब कितनी हुई, ठीक है 12वीं पंचवर्षीय योजना 5.3। उसके बाद राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों ने सेव करना शुरू किया और इन्वेस्ट भी करना शुरू किया। स्टार्टिंग में लोगों ने कितना सेव किया, तो स्टार्टिंग में 1951 में 9.5% सेव करते थे और 12th 5 ईयर प्लान में 31.3%, जो कि हमारी नेशनल इनकम का 31.3% है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में 9.3% और लास्ट में अगर बात करें तो हमारी जीडीपी की 33.3% जो पैसा है वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझ ले। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार और तकनीक, ठीक है, कहां से आई, लैंड रिफॉर्म हुई, यानी कि भूमि को सुधारा गया और उसमें एग्रीकल्चर प्रोवाइड की गई, एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हुई। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ग्रोथ भी हुई और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग इंडस्ट्रियां लगाई गई। जैसे यहाँ पे उस टाइम पे कितनी इनकम थी, 7% पर एनम था, और आज के टाइम में भारत 10वां ऐसा बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां है जिसके अंदर, ठीक। उसके बाद में 6 पॉइंट में इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आईटी सेक्टर इंडिया में सबसे ज्यादा जोर पे है आज के टाइम पे। रेलवे मैंने बताया सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद पावर जनरेशन 1950 में 2300 मेगावाट थी और 2019 में 33,861 मेगावाट है। उसके बाद डेथ रेट की अगर बात करें तो 1951 में 27 लोग 1000 में से 27 लोग मरते थे, लेकिन अगर बात करें अब कितनी है डेथ रेट, 6.4%, यानी कि 6.4 ही है, यानी कि 6 आदमी मरते हैं, बस ये मान लो, ठीक। उसके बाद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो एवरेज लाइफ का मतलब होता है आयु, औसत आयु कितनी थी, औसत आयु 1951 में लोग 32 साल के लगभग जीते थे और आज के टाइम में 2015 में 68 साल के लगभग जीते हैं। उसके बाद हेडिंग नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, यानी बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 50 मिलियन रोजगार पैदा करने का टारगेट रखा गया, हुआ ही नहीं। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ, 1948 में 1949 में 792 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, और मतलब प्रॉफिट हुआ था इतना। उसके बाद में 2016-17 में अगर बात की जाए तो 40,31,719 करोड़ का टर्नओवर था हमारा, टर्नओवर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर टर्नओवर देखे जाओगा, ठीक है, ये भी टर्नओवर, ये भी टर्नओवर, इतने करोड़ का, इतने करोड़ का, समझ रहे हो। उसके बाद जस्ट कल मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, जल्दी से है ना इसको खत्म कर लो, चीजों को धड़ाधड़ करो, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।